नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 मनोविज्ञान चैप्टर 7 सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह तथा अंत एवं बाह्य समूहों की तुलना कीजिए एवं अंततः अंतर बताइए। उत्तर नंबर 1, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह एक समूह को ऐसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो एक दूसरे के अंत किया क्रिया करते हैं एवं परस्पर निर्भर होते हैं, जिसकी एक जैसी अभिप्रेरणा होती है। सदस्यों के बीच निर्धारित भूमिका संबंध होता है और सदस्यों के व्यवहार को नियमित या नियंत्रित करने के लिए प्रतिमान या मानक होते हैं। औपचारिक समूह उस मात्रा में भिन्न होते हैं जिस मात्रा में समूह के प्रकार स्पष्ट रूप से घोषित किए जाते हैं। एक औपचारिक समूह जैसे किसी कार्यालय संगठित के कार्य स्पष्ट रूप से घोषित होते हैं। समूह के सदस्यों द्वारा निष्पादित की जाने वाली भूमिकाएं स्पष्ट रूप से घोषित होते हैं। दूसरी तरफ औपचारिक समूह का निर्माण नियमों या विधि पर आधारित नहीं होता है। यह और सदस्यों में घनिष्ठ संबंध होता है। नंबर 2, अतः एवं बाह्य समूह अंत समूह स्वयं के समूह को इंगित करता है और बाह्य समूह दूसरे समूह को इंगित करता है। अतः समूह के सदस्यों के लिए हम लोग शब्द का उपयोग होता है, जबकि बाह्य समूह को सदस्यों के लिए वह सदस्य का प्रयोग किया जाता है। यह पाया जाता है कि अंत समूह में समानताएं व्यक्तियों में समानता मानी जाती है, उन्हें अनुकूल दृष्टि से देखा जाता है और उसमें वांछनीय विशेष कर पाए जाते हैं। बाह्य समूह के सदस्यों को अलग तरीके से देखा जाता है और उनका प्रत्याचरण अंत समूह के सदस्यों की तुलना में प्राय नकारात्मक होता है। प्रश्न नंबर 2, क्या आप किसी समूह के सदस्य हैं? वह क्या है जिसने जिसने आपको इस समूह में सम्मिलित होने के लिए अभिप्रेरित किया? इसकी विवेचना कीजिए। अथवा व्यक्ति क्यों समूह में सम्मिलित होते हैं? व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी समूह या सदस्य होता है। हम अपने परिवार, कक्षा और उस समूह के सदस्य हैं जिनके साथ हम अंत क्रिया करते हैं या खेलते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष समय पर अन्य व्यक्ति भी अनेक समूहों के सदस्य होते हैं। अलग अलग समूह भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं और इसलिए हम एक साथ अनेक समूहों के सदस्य होते हैं। यह कभी कभी हम लोगों के साथ एक दबाव उत्पन्न करता है, क्योंकि समूहों की प्रतिस्पर्धी प्रत्याशाएं और मांगें हो सकती हैं। अधिकांश स्थितियों में हम ऐसी प्रतिस्पर्धी मांगों को प्रत्याशाओं को प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं। लोग समूह में इसलिए सम्मिलित होते हैं क्योंकि ऐसे समूह अनेक आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। सामान्यतः लोग निम्न कारणों से समूह में सम्मिलित होते हैं। नंबर 1, सुरक्षा। जब हम अकेले होते हैं तो असुरक्षित अनुभव करते हैं। समूह इस असुरक्षा को कम करता है। व्यक्तियों के साथ रहना आराम की अनुभूति और संरक्षण प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप लोग स्वयं को अधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं और खतरों की संभावना हो सकती है। नंबर 2, प्रतिष्ठा या हैसियत। जब हम किसी ऐसे समूह के सदस्य होते हैं जो दूसरे लोगों द्वारा संपूर्ण समझा जाता है तो हम सम्मानित महसूस करते हैं तथा शक्ति बोध का अनुभव करते हैं। मान लीजिए कि किसी विद्यालय का छात्र किसी अंत विद्यालयी वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन जाता है तो वर्ग का अनुभव करता है। तब वह गर्व का अनुभव करता है और वह स्वयं को दूसरे से बेहतर समझता है। नंबर 3, आत्मसम्मान। समूह आत्म अर्ध अनुभूति देता है और एक सकारात्मक सामाजिक अन्योन्याता स्थापित करता है। एक प्रतिष्ठित समूह का सदस्य होना व्यक्ति की आत्म धारणा या आत्म संप्रत्यय को बढ़ावा देता है। नंबर 4,
व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। समूह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं, जैसे समूह के द्वारा आत्मीयता भावना द्वारा देता है और पाना प्रेम तथा शक्ति बोध का अनुभव प्राप्त करना। नंबर 5, लक्ष्य प्राप्ति। समूह ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है जिन्हें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बहुमत में शक्ति होती है। नंबर 6, ज्ञान और जानकारी या सूचना प्रदान करना। समूह सदस्यता हमें ज्ञान और जानकारी प्रदान करती है और हमारे दृष्टिकोण को विस्तृत करती है। संभवतः है कि वैयक्तिक रूप से हम सभी वांछित जानकारियों का सूचनाओं को प्राप्त न कर सकें। समूह इस प्रकार की जानकारी और ज्ञान की कमी को पूरा करता है। प्रश्न नंबर 3, समूह निर्माण को समझने में टकमैन का अवस्था मॉडल किस प्रकार से सहायक है? उत्तर, अन्य चीजों की तरह समूह का विकास भी होता है। जिस क्षण आप लोगों के संपर्क में आते हैं उसी समय आप समूह के सदस्य नहीं बन जाते हैं। समोया समोसा मान्यता निर्माण द्वंद्व स्थायीकरण निष्पादन और अस्वीकरण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। टकमैन ने बताया कि समूह 5 विकारात्मक अनुक्रमों से गुजरता है। यह 5 अनुक्रम है: निर्माण या आकृतिकरण, विप्लवन या झंझावत, प्रतिमान या मानक निर्माण, निष्पादन एवं समापन। नंबर 1, जब समूह के सदस्य पहली बार मिलते हैं तो लक्ष्य एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में अत्यधिक अनिश्चितता होती है। दूसरे को जानने का प्रयत्न करते हैं और यह मूल्यांकन करते हैं कि समूह के लिए उपयुक्त रहेंगे। यह उत्तेजना के साथ ही भय का भी निर्माण होता है कि निर्माण जागृत कारण की अवस्था कहा जाता है। नंबर 2, इस अवस्था के अंतर समूह दवंत की अवस्था दिखाई देती है, जिसमें समूह और उसके संसाधनों को कौन कैसे कार्य निष्पादित करता है यह चर्चा होती है। इसे ही विप्लवन या अवस्था कहा जाता है। नंबर 3, विप्लव झंझावत की अवस्था के बाद एक दूसरी अवस्था आती है जिसे प्रतिमान या मानक निर्माण की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में समूह के सदस्य समूह व्यवहार से संबंधी मानक विकसित करते हैं। यह सकारात्मक समूह अन्यता के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 4, चौथी अवस्था निष्पादन की होती है। इस अवस्था तक समूह की संरचना विकसित हो चुकी होती है। समूह के सदस्य से स्वीकार कर लेते हैं। समूह लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में समूह अग्रसर होता है। कुछ समूहों के लिए यह समूह विकास की अंतिम अवस्था होती है। नंबर 5, और कुछ समूह के लिए विद्यालय समारोह के लिए आयोजन समिति के संदर्भ में एक अन्य अवस्था होती है जिसे समापन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में जब समूह का कार्य पूरा हो जाता है तब समूह भंग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 4, समूह हमारे व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? उत्तर, समूह व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत मजबूती से प्रभाव डालते हैं। समूह के द्वारा हम पर डाला गया प्रभाव कैसा होगा, उस प्रभाव के कारण हमारे कार्यों का निष्पादन किस तरह से प्रभावित होता होगा। समूह के द्वारा डाले गए प्रभाव की प्रकृति कैसी होगी। दो स्थितियों में समूह व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव डाल सकता है। नंबर 1, पहली स्थिति में एक व्यक्ति किसी समूह के सामने अकेले ही किसी कार्य का निष्पादन करता है जिसे सामाजिक सुकरणीकरण कहा जाता है। सामाजिक सुकरणीकरण में दूसरों की उपस्थिति के सामने किसी किसी कार्य का निष्पादन करते समय व्यक्ति को भाव प्रबोधन का अनुभव होता है, जिसका मतलब यह है कि उसका
लगता है कि उसके कार्य का मूल्यांकन किया जा रहा है, जो कि उसे अच्छे ढंग से अपने कार्य को निष्पादित करने की प्रेरणा देता है। क्योंकि कार्य अच्छे ढंग से कार्य करने पर प्रशंसा मिलेगी और ठीक से निष्पादन न करने पर आलोचना प्रशंसा पाने का अनुभव उसे अपने कार्य को अच्छे ढंग से करने की प्रेरणा देता है। नंबर 2, दूसरी स्थिति में व्यक्ति एक समूह में परिवर्तित हो जाता है। किसी समूह के सामने व्यक्ति एक समूह के रूप में अपने कार्य का निष्पादन करता है। इस क्रिया को संवेराचार कहते हैं। शोध में देखा गया कि सुकरीकरण में अकेले किसी कार्य का निष्पादन करने की अपेक्षा स्वे स्वैराचार के समूह के कुछ समूह के रूप में किसी कार्य के निष्पादन करने में व्यक्ति का प्रयास कम हो जाता है, जिसकी मेहनत वह पहली स्थिति में अर्थात सुदृढ़ीकरण की अवस्था में अपने कार्य का निष्पादन करता है, उतनी मेहनत स्वैराचार की अवस्था में अपने कार्य का निष्पादन करने में नहीं लगा पाता। इस प्रकार इन दो स्थितियों में समूह हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, समूहों में सामाजिक स्वैराचार को कैसे कम किया जा सकता है? अपने विद्यालय में सामाजिक स्वैराचार की किन्हीं दो घटनाओं पर विचार कीजिए। आपने इसे कैसे दूर किया? उत्तर, सामाजिक स्वैरोचार को निम्न के द्वारा कम किया जा सकता है। नंबर 1, प्रत्येक सदस्य के प्रयासों को पहचानने योग्य बनाना। नंबर 2, कठोर परिश्रम के लिए दबाव का बढ़ना। सफल कार्य निष्पादन के लिए समूह सदस्यों को वचनबद्ध करना। नंबर 3, कार्य के प्रकट महत्व या मूल्य को बढ़ाना। नंबर 4, लोगों को यह अनुभव कराना कि उसका व्यक्तित्व प्रयास महत्वपूर्ण है। नंबर 5, समूह स्वतंत्रता को प्रबल करना, जो समूह के सफल परिणाम के लिए अभिप्रेरणा को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 6, आप अपने व्यवहार में प्राय सामाजिक अनुरूपता का प्रदर्शन कैसे करते हैं? सामाजिक अनुरूपता के कौन कौन से निर्धारक हैं अथवा सामाजिक अनुरूपता पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर, हम अपने व्यवहार में प्राय सामाजिक अनुरूपता का प्रदर्शन निम्न तरीके से करते हैं। ऐसा लगता है कि मानक के अनुसार करने की प्रवृत्ति नैसर्गिक है और उसकी किसी विशेष व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद हम यह जानना चाहते हैं कि क्यों इस प्रकार की प्रवृत्ति नैसर्गिक अथवा स्वतः स्फूर्त होती है। नंबर 1, मानक व्यवहार के नियमों के एक अलिखित तथा अनौपचारिक समूह को निरूपित करता है, जो एक समूह के सदस्यों को यह सूचना प्रदान करता है कि विशिष्ट स्थितियों में उससे क्या अपेक्षित है। यह संपूर्ण स्थिति को स्पष्ट बना देता है और व्यक्ति तथा समूह दोनों को अधिक सुगमता से कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 2, सामान्यतः लोग असहजता का अनुभव करते हैं यदि उन्हें दूसरों से भिन्न समझा जाता है। व्यवहार करने का वैसा तरीका जो व्यवहार के प्रत्याशित ढंग से भिन्न होता है, तो वह दूसरों के द्वारा अनुमोदन एवं नासंदगी को उत्पन्न करता है, जो सामाजिक दंड का एक रूप है। यह एक ऐसी चीज है जिससे लोग प्राय काल्पनिक रूप से डरते हैं। इस प्रकार मानक का अनुसरण करना अनुमोदन प्राप्त करने का सरलतम तरीका है। नंबर 3, मानव को बहुसंख्यक के विचार एवं विश्वास को प्रतिबिंबित करने वाला समझा जाता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि बहुसंख्यक के गलत होने की तुलना में सही होने की संभावना अधिक होती है। इसके एक दृष्टांत को टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली प्रश्नोत्तरी में प्राय देखा जाता है। जब एक प्रतियोगी किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानता है, तो तब वह दर्शकों की राय ले सकता है
और प्राय व्यक्ति उसी विकल्प को चुनता है जिसे बहुसंख्यक दर्शक चुनते हैं। इसी तर्क के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोग मानक के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि बहुसंख्यक को सही होना चाहिए। अनु अनुरूपता के निर्धारक। नंबर 1, समूह का आकार। अनुरूपता तब अधिक पाई जाती है जब समूह बड़े से अपेक्षाकृत छोटा होता है। छोटे समूह में विसामान्य सदस्य वह जो अनुरूपता प्रदर्शित नहीं करता है को पहचानना आसान होता है, परंतु एक बड़े समूह में यदि अधिकांश सदस्यों के बीच प्रबल सहमति होती है तो यह बहुसंख्यक समूह को मजबूत बनाता है और इसलिए मानक रूप सशक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक सदस्यों के अनुरूपता प्रदर्शन की संभावना अधिक होती है क्योंकि समूह दबाव प्रबल होता है। नंबर 2, अल्पसंख्यक समूह का आकार। मान लीजिए कि सेवाओं रेखाओं के बारे में निर्णय के कुछ प्रयासों के बाद प्रयोज्य यह देखता है कि एक दूसरा सहभागी प्रयोज्य की अनुक्रिया से सहमति प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है। क्या अब प्रयोज्य की अनुक्रिया से सहमति प्रदर्शित करना प्रारंभ कर देता है? क्या अब प्रयोज्य के अनुरूपता प्रदर्शन की संभावना अधिक है या ऐसा करने की संभावना कम है? जब असहमत अथवा विस्मय अल्पसंख्यकों का आकार बढ़ता है तो अनुरूपता की संभावना कम होती है। वास्तव में यह समूह में भिन्न मताधारियों या अनुप्रथियों की संख्या बढ़ा सकता है। नंबर 3, कार्य की प्रकृति। एस के प्रयोग में प्रयुक्त कार्य में ऐसे उत्तर की अपेक्षा की जाती है जिसका सत्यापन किया जा सकता है। वह गलत अथवा सही हो सकता है। मान लीजिए कि प्रायोगिक कार्य में किसी विषय के बारे में मत प्रकट करना निहित है। ऐसी स्थिति में कोई भी उत्तर सही या गलत नहीं होता है। किसी स्थिति में अनुरूपता में पाए जाने की संभावना अधिक है। पहली स्थिति जिसमें गलत या सही उत्तर की तरह कोई चीज हो अथवा दूसरी स्थिति में जिसमें बिना किसी सही या गलत उत्तर के व्यापक रूप से उत्तर बदले जा सकते हों। सही संभव है कि सही अनुमान लगाया होना दूसरी स्थिति में अनुरूपता में पाए जाने की संभावना कम है। नंबर 4, व्यवहार की सार्वजनिक या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। देश की प्राविधि में समूह के सदस्यों को सार्वजनिक रूप से अपनी अनुक्रिया देने के लिए कहा जाता है, अर्थात सभी सदस्य जानते हैं कि किसी व्यक्ति ने क्या अनुक्रिया दी है, यद्यपि एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है। उदाहरण, गुप्त मतपत्र द्वारा मतदान करना। नंबर 5, व्यक्तित्व। ऊपर वर्णित दशाएं यह प्रदर्शित करती हैं कि कैसे स्थिति परक विशेषताएं प्रदर्शित अनुरूपता के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। कुछ व्यक्तियों का व्यक्तित्व अनुरूपता का होता है। अधिकांश स्थितियों में दूसरे लोग जो कहते हैं या करते हैं उसके अनुसार अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की ऐसे व्यक्तियों में एक प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7, लोग यह जानते हुए भी उसका व्यवहार दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता है, वे क्यों आज्ञा पालन करते हैं? व्याख्या कीजिए। उत्तर, जब अनुपालन ऐसे अनुदेश या आदेश के प्रति किया जाता है जो किसी आप्त व्यक्ति जैसे माता पिता अध्यापक या पुलिसकर्मी के द्वारा निर्गत होता है, इस व्यवहार को आज्ञा पालन कहा जाता है। नंबर 1, लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह अनुभव करते हैं कि स्वतः के क्रियाकलापों के लिए वह उत्तरदायी नहीं है, वह मात्र आप्त व्यक्तियों द्वारा निर्गत आदेशों का पालन कर रहे हैं। आप्त देशों को कम से अधिक कठिन स्तर तक बढ़ते हैं और प्रारंभिक आज्ञा पालन अनुसरणकर्ता प्रतिबद्धता के लिए बाध्य करता है। नंबर 2, अनेक बार घटनाएं इतनी शीघ्रता से बदलती रहती हैं जैसे दंगे की स्थिति में एक व्यक्ति
के पास विचार के लिए समय नहीं होता है। ऊपर से मिलने वाले आदेशों का पालन करना होता है। प्रश्न नंबर 8, सहयोग के क्या लाभ हैं? उत्तर, जब समूह किसी साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो हम इसे सहयोग कहते हैं। सहयोगी स्थिति में प्राप्त होने वाले प्रतिफल सामूहिक पुरस्कार होते हैं, न कि वैकल्पिक पुरस्कार। किसी समूह में सहयोगी लक्ष्य वह है जिसमें कोई व्यक्ति तभी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जब उसके समूह के अन्य व्यक्ति भी लक्ष्य को प्राप्त कर लें। उदाहरण के लिए, एक रिले रेस विजय टीम के सभी सदस्य के सामूहिक निष्पादन पर निर्भर करती है। यदि समूह के सहयोग होती है तो लोगों के बीच अधिक तालमेल होती है, एक दूसरे के विचारों के लिए अधिक स्वीकृति होती है। जहाँ सहयोग होता है वहाँ लोगों के अधिक मित्रवत होते हैं, तो वह व्यक्ति भी हमारी सहायता करता है। प्रश्न नंबर 9, एक व्यक्ति की अन्यता कैसे बनती है? उत्तर, अगर मैं पूछूं कौन है तो आपका जवाब यह होगा, एक परिश्रमी तथा प्रसन्नचित्त लड़का या लड़की। यह उत्तर आपको आपकी सामाजिक अन्यता, जो व्यक्ति कौन है उसकी स्वयं की परिभाषा है, के बारे में जानकारी देता है। हमारी अन्यता के कुछ पक्ष शारीरिक विशेषताओं से निर्धारित होते हैं, तथापि हम अन्य पक्षों को समाज में अन्य व्यक्तियों से होने वाले अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अर्जित कर सकते हैं। कभी कभी हम स्वयं को अनूठे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, दूसरी स्थिति में हम स्वयं को समूह के सदस्य के रूप में देखते हैं। आत्म या स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए दोनों ही सामान्य रूप से वैध हैं। स्वयं को एक अनूठे व्यक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण से उत्पन्न हमारी व्यक्तित्व अन्यथा और उस समूह जिसके सदस्य के रूप में हम स्वयं को देखते हैं उससे उत्पन्न सामाजिक अन्यता दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपने स्वयं के अनुभव से आप यह अनुभव करेंगे कि आपके आत्म प्रसन्नता के लिए एक सामाजिक समूह के साथ तादात्म्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जब भारत कोई क्रिकेट मैच जीतती है, आप कैसे अनुभव करते हैं? आप स्वयं को उल्लासित और गैर वंचित अनुभव करते हैं। आप ऐसा इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि आपकी अन्यता एक भारतीय के रूप में है। सामाजिक अन्यथा एक बड़े सामाजिक संदर्भ में हमें यह बताती है कि हम क्या हैं और हमारी क्या स्थिति है, तथा इस प्रकार समाज में हम कहाँ हैं और इसको जानने में सहायता करती है। प्रश्न नंबर 10, अंतर समूह द्वंद्व के कुछ कारण क्या हैं? किसी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष पर विचार कीजिए। इस संघर्ष की मानवीय कीमत पर विचार कीजिए। उत्तर, अंतरण द्वंद्व के कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दोनों पक्षों में परस्पर संवाद का अभाव अंतर समूह द्वंद्व का कारण बन सकता है। दोषपूर्ण एवं मिथ्या जानकारी से युक्त संप्रेषण भी संदेह एवं अविश्वास को जन्म देता है, जो अंतर समूह द्वंद्व का कारण बनता है। नंबर 2, जब एक समूह के अंदर ईर्ष्या एवं असंतोष का भाव उत्पन्न होता है, वह दूसरे समूह को देखकर यह सोचता है कि दूसरे समूह के पास जो है वह उसके पास क्यों नहीं। पारंपरिक तुलना एवं असंतुष्टि का यह भाव भी अंतर समूह द्वंद्व को जन्म देता है। नंबर 3, दोनों पक्षों का स्वयं को दूसरे से बेहतर समझना भी अंतर समूह द्वंद्व का कारण बनता है। हर पक्ष अपना वर्चस्व बनाना चाहता है, यह सोचता है कि वह भी बेहतर है, वह जो कुछ करता है वही ठीक है। अपना वर्चस्व बनाने की यही भावना दो पक्षों में अंतर समूह
द्वंद्व का कारण बनती है। नंबर 4, हर समूह की अपनी अपनी विचारधारा होती है। विचारधाराओं का टकराव दो समूहों में अंतर समूह द्वंद्व का कारण बनता है। उसमें छोटे छोटे मतभेद होते हैं और यह छोटे छोटे मतभेद बड़े बड़े अंतर समूह द्वंद्व में बदल जाते हैं। नंबर 5, पूर्व में जटिल किसी घटना के कारण एवं समूह द्वारा दूसरे समूह के नुकसान के कारण उत्पन्न हुई कटुता भी दो समूहों में अंतर समूह द्वंद्व का कारण बनती है। नंबर 6, एक दूसरे समूह के प्रति पूर्वाग्रह पाल लेना भी समूहों के अंतर्गत द्वंद्व का कारण बनता है। नंबर 7, एक शोध के अनुसार लोग अकेले ही अपेक्षा समूह में जब समूह के रूप में कार्य करते हैं तो अधिक आक्रामक हो जाते हैं और उनमें प्रतिस्पर्धात्मक भावना अधिक तीव्र हो जाती है। यही कारण समूहों में अंतर समूह द्वंद्व का कारण बनता है। नंबर 8, किसी भी तरह की असमानता चाहे वह सामाजिक आर्थिक या सांस्कृतिक हो तो समूह में अंतर समूह द्वंद्व का कारण बनती है। द्वंद्व किसी भी समाज के एक अच्छा संकेत नहीं है। द्वंद्व कैसा ही हो, किसी भी रूप में हो, उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने देखा कि बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आदि, लेकिन अंत में इसका परिणाम क्या हुआ, इसकी कीमत किस को चुकानी पड़ी, मानव को आखिर इसमें जनधन की ही हानि हुई जिसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। हम यह कह सकते हैं कि द्वंद्वों की कीमत आखिर में मानव को चुकानी पड़ती ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।